गुंडा शब्द क्या राजनीतिक दल में गुंडा पैदा होता है? तो मैं एक स्पष्ट बात बीजेपी से कह दे रहा हूँ, हमारा दल तो एक प्रदेश का है। अगर दल में, राजनीतिक दलों में गुंडे होते हैं तो सबसे ज्यादा गुंडे बीजेपी में हैं। और उन्होंने कई गुंडों को तो मुख्यमंत्री बना रखा है पूरे देश में। उनके ऊपर गुंडों वाले आपराधिक मुकदमे हैं। उत्तर प्रदेश का नाम है, असम का नाम है, बड़े बड़े गुंडे हैं जो मुख्यमंत्री बने हैं और तो कुछ गृह मंत्री भी बने हैं। ये छात्र हैं, नौजवान है, देश का भविष्य है, अधिकारी की नौकरी पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उसके बावजूद अगर वो गुंडे हैं तो फिर सोचना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में 86 में 56 यादव एसडीएम हुए थे। वो लिस्ट अंतर्ध्यान हो गई। कोई दिव्य शक्ति उस लिस्ट को खा गई। बात का जिक्र किया राकेश त्रिपाठी ने। वो महामूर्ख हैं। उनको अपनी मूर्खता की, विद्वता की बात नहीं कहनी चाहिए। जब योगी आदित्यनाथ सदन में वो लिस्ट नहीं प्रस्तुत कर पाए तो कौन सी महामूर्खता का चूरन खाते हैं राकेश त्रिपाठी जैसे लोग। दरअसल में ये जब पैदा हुए थे राकेश त्रिपाठी टाइप के लोग, तो ये झूठ खा के पैदा हुए थे। जब से अयोध्या की सीट बीजेपी को भगवान राम ने हराई, तब से मैं और ज्यादा आस्थावान हुआ। मेरा भगवान राम पे आस्था मेरी और दोगुनी हो गई है। इसीलिए मैं तुरंत कसम खाता हूं, क्योंकि कोई गलत कर सकता है, किसी ईश्वर के यहाँ देर हो सकती है, भगवान राम के यहाँ देर नहीं है। उत्तर प्रदेश में पीसीएस, आरओ और एआरओ को लेकर के अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। इलाहाबाद से लेकर के लखनऊ तक की सड़कों पर यह प्रदर्शन देखा जा रहा है। सरकार, भारतीय जनता पार्टी अपने एंगल से इस पूरे मामले को समाजवादी पार्टी से जोड़ रही है। वो कहती है कि इस प्रदर्शन में समाजवादी पार्टी के गुंडे शामिल हैं, इसलिए इस तरीके के प्रदर्शन उग्र हो रहे हैं। हमारे साथ इस विषय पर बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता मनोज जी हैं। मनोज जी, कैसे देख रहे हैं इसको? ये छात्र, ये अभ्यर्थी जो प्रदर्शन कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के गुंडे भी इसमें हैं क्या? देखिए, आंदोलन में सभी विचारधारा के लोग, और अगर उसको गुंडा शब्द कह के कह रहे हैं तो मेरे ख्याल से बीजेपी के नेता, अधिकारी ये आरोप लगा रहे हैं बीजेपी के नौजवानों पे, क्योंकि आप उसको उठा के देख सकते हैं। और इसको मैं प्रमाणित रूप से आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं। अगर समाजवादी पार्टी के लोग होते तो आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी फूलपुर में उनका लाइव भाषण चल रहा है वहां पे, वो सारे लोग छोड़ के अपने नेता को सुनने चले जाते हैं। वहां पे कोई पार्टी विशेष के लोग नहीं। हो सकता है हमारी पार्टी के कोई छात्र विंग के पदाधिकारी चले गए हो, क्योंकि हमारी पार्टी का चाहे राष्ट्रीय छात्र सभा हो, चाहे प्रदेश का छात्र सभा हो, चाहे जिले का हो, वो बना इसीलिए है कि नौजवानों की लड़ाई लड़ेंगे, छात्रों की लड़ाई लड़ेंगे, बेरोजगारों की लड़ाई लड़ेंगे। तो हमने विंग क्या कोई नफरत फैलाने के लिए थोड़ी नहीं बनाई। वो तो जिम्मेदार हैं जो छात्रों के मामलात हैं, उन मामलात को कैसे हल किया जाए, सरकार से कैसे लड़ा जाए, कैसे आंदोलन किया जाए, इन सब के लिए बनाया गया। तो उसमें छुपाने की क्या बात है? और हम क्यों अपना गुंडा भेज देंगे? और गुंडा शब्द क्या राजनीतिक दल में गुंडा पैदा होता है? तो मैं एक स्पष्ट बात बीजेपी से कह दे रहा हूँ, हमारा दल तो एक प्रदेश का है। अगर दल में, राजनीतिक दलों में गुंडे होते हैं तो सबसे ज्यादा गुंडे बीजेपी में हैं। और उन्होंने कई गुंडों को तो मुख्यमंत्री बना रखा है पूरे देश में। उनके ऊपर गुंडों वाले आपराधिक मुकदमे हैं। उत्तर प्रदेश का नाम है, आपके असम का नाम है, या जितने भी आप प्रदेश उठा के देख लो मुख्यमंत्रियों को बायोडाटा, बड़े बड़े गुंडे हैं जो मुख्यमंत्री बने हैं और तो कुछ गृह मंत्री भी बने हैं। और अगर छानबीन की जाएगी तो सर्वोच्च पदों पे बैठे वो भी, उनके ऊपर भी इसी तरह के गुंडों वाले मामले हैं। तो क्यों अपने नेताओं को एक्सपोज कराते हैं? बीजेपी के लोगों को सोच समझ के बोलना चाहिए। ये छात्र हैं, नौजवान है, देश का भविष्य है, अधिकारी की नौकरी पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उसके बावजूद अगर वो गुंडे हैं तो फिर सोचना पड़ेगा कि बीजेपी क्या खाती क्या पीती जो इस तरह का आग जैसी और अनर्गल बात उगलती है। वो कह रहे हैं कि इन अभ्यर्थियों से बात चल रही है, लगातार जो आयोग है वो चर्चा कर रहा है, बावजूद इसके उनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हो रहा है। यही वजह है कि ये छात्र जो हैं वो अब उग्र हो रहे हैं। वो कहते हैं कि आप अपनी बात कहिए, आपकी बात सुनी जा रही है, थोड़ा सब्र कीजिए, चीजों का हल निकल रहा है। और जो युवा होता है उसको जब अपोजिट करेंगे तो उसका मतलब वायु होता है। वायु मतलब हवा होता है, हवा मतलब आंधी होती है, तूफान होता है, एक ऐसी तीव्रता होती है जिस तीव्रता को कोई थाम नहीं सकता है। हवा को क्या कोई बंद कर सकता है क्या? कोई रोक सकता है क्या? हवा जब स्वयं चाहेगी तो वो थमेगी, न उसको कोई नहीं रोक सकता है। शायद बीजेपी उस युवाओं को जो वायु में धीरे धीरे तब्दील होते जा रहे हैं, उनकी ताकत को पहचान नहीं पा रही है। बड़े आंदोलनों को दबाया उत्तर प्रदेश में, किसान आंदोलन को खत्म करने का प्रयास किया लेकिन वो भी डटा रहा और 3 काले कानून वापस करना पड़ा। तो जो ये बातें बीजेपी कह रही है सिर्फ और सिर्फ बदनाम करने के लिए कह रही है। और समाजवादी पार्टी को तो कोई अधिकार नहीं इन छात्रों की बात करने का। इनकी सरकार में तो भर्तियां भी नहीं होती थी।
हम तो कम से कम भर्तियां निकाल रहे हैं, भर्तियां हो रही हैं। पीसीएस के 2 बार हम लोगों ने रिक्रूटमेंट करा दिए और बहुत जल्दी करा दिया। ये सपाई अपनी बात हमसे छात्रों के भविष्य की कहेंगे जो सिर्फ यादव को भर देते। नहीं देखिए, समाजवादी पार्टी को अगर इतनी बार नाम लेंगे तो मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी ही इस प्रदेश के लिए बनी है। समाजवादी पार्टी ही लोगों के दिलों में राज करती है। चूंकि अगर बीजेपी बार बार समाजवादी पार्टी कहती है तो मैं एक ही बात पूछना चाहता हूं, क्या बीजेपी ये मुझे बता पाएगी कि समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में 86 में 56 यादव एसडीएम हुए थे, वो लिस्ट अंतर्ध्यान हो गई, कोई दिव्य शक्ति उस लिस्ट को खा गई? बात का जिक्र किया राकेश त्रिपाठी ने, क्या कि एसडीएम में 56 में 46 यादव थे। वो महामूर्ख हैं, उनको अपनी मूर्खता की विद्वता की बात नहीं कहनी चाहिए। जब योगी आदित्यनाथ सदन में वो लिस्ट नहीं प्रस्तुत कर पाए, सदन में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने रखी, तब तो प्रस्तुत नहीं कर पाए और सदन में टेबल पे मांगा जाता है और ये राइट है कि आपको वो परिणाम देना पड़ेगा। वो जो भी चीज पटल पे मांगी जाएगी वो विधानसभा को प्रस्तुत करनी पड़ेगी अध्यक्ष के समक्ष और वो नेता प्रतिपक्ष को मिलेगा। तो कौन सी महामूर्खता का चूरन खाते हैं राकेश त्रिपाठी जैसे लोग जिनको ये पता नहीं है। हम मांग कर रहे हैं, मैं मांग कर रहा हूं, अगर वो 86 में 56 एसडीएम यादव बने हैं और आपको लगता है गलत तो उनको निकाल दो। कौन रोक रहा है? डबल इंजन की सरकार, आयोग तुम्हारे अधीन, सुप्रीम कोर्ट तक भी तो आप छोड़ते नहीं हो किसी मामलात में, सारे आयोग सारी संस्थाएं आपके अधीन, मीडिया जब चाहेगी तब खबर उठेगी, नहीं फिर नहीं उठेगी, वो भी आपके अधीन। यूट्यूबर कितना उठा देंगे, कितना धुआं बना देंगे, ये भी वो जानते हैं। तो काहे के लिए नहीं कर रहे हैं? दरअसल में ये जब पैदा हुए थे राकेश त्रिपाठी टाइप के लोग, तो ये झूठ खा के पैदा हुए थे। इन्होंने झूठ खाया था, झूठ पिया था, इसीलिए हमेशा झूठ बोलते हैं। मैं तो भगवान राम की शपथ खा के कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, मैं भगवान राम अयोध्या की तरफ हाथ उठा के कसम खाता हूँ कि अगर समाजवादी पार्टी की तरफ से मैं झूठ बोल रहा हूँ तो भगवान राम मेरा न्याय करेंगे। अब आप राकेश त्रिपाठी से पूछ लेना वो किसकी कसम खाएंगे, भगवान राम की, बजरंगबली की, माता सीता की, या भगवान शिव की, माँ दुर्गा की? किसकी कसम खाएंगे कि 86 में 56 यादव की लिस्ट आपने सपा को दी कि नहीं दी, या भर्ती हुए तो वो लिस्ट कहाँ? मेरा पहला सवाल ही यही है कि 86 में 56 यादव एसडीएम बने, एसडीएम का आरोप लगाया है, तो वो 86 में 56 एसडीएम यादव कौन है? कौन है? कहीं त्रिपाठी कोई प्रफुल्ल त्रिपाठी तो नहीं है वो यादव जो काउंट हो गया है? ये बात त्रिपाठी को बतानी पड़ेगी। वैसे मैंने भगवान राम की कसम खाई है, अब ये त्रिपाठी जी को बताना पड़ेगा अगर उन्होंने नहीं बताया। तो एक शब्द है पाप, पापा नहीं, जो पोपो आजकल चल रहा है, पाप। तो पाप किसको लगेगा? त्रिपाठी जी बेहतर जानते होंगे। मैं तो कृषि प्रधान का बेटा हूँ, कृषि करने वाली हमारी जाति है, गौपालक हूँ, हमें क्या ईश्वर के बारे में मालूम, लेकिन इतना मेरे माँ बाप ने सिखाया है, समाज ने सिखाया है, साधु संतों ने सिखाया है कि जो ईश्वर की झूठी कसम खाता है उसको पाप लगता है। ये पाप आप पे नहीं लगेगा? मैं तो खा लिया हूँ, जो लगेगा तो पता चलेगा। राकेश त्रिपाठी से कसम खिला लेना और चले जाना, उनसे मिल लेना। और योगी आदित्यनाथ से भी कसम खिलाना, वो तो महंत टाइप के कुछ है, मठाधीश टाइप के, मठ के, तो उनसे भी कसम खिला लेना कि खाओ कसम भगवान राम की, खाओ कसम बाबा गोरखनाथ पीठ की, कि जो आप आरोप लगा रहे हो समाजवादी पार्टी पे वो सही है कि गलत है। 86 में 56 एसडीएम कहाँ हुए, उसकी लिस्ट आप प्रस्तुत करो। अच्छा, आपको लगता है कि भाजपा अफवाहों में बड़ा काम करती है? अफवाहों में होता कुछ नहीं, लेकिन अफवाहों से होता बहुत कुछ है। मुख्यमंत्री जी ने अभी भाषण दिया था कि अखिलेश यादव जो है वो जिन्ना की तस्वीर पर माला चढ़ाते हैं। चादर चढ़ाने हम तो गए नहीं थे, वो भी जहाँ उनकी कब्र है, उनका नाम लाल कृष्ण आडवाणी है। लाल कृष्ण आडवाणी बाय डिफॉल्ट इधर उधर वाले नेता भी नहीं है कि कभी सपा में रहे हो, कांग्रेस में रहे हो और अब बीजेपी में है, वो भी नहीं रहे हैं, तो हमारे ऊपर तो कोई आरोप नहीं है। हाँ, हमने शब्दों से कोई बात कही होगी कि मैं दोबारा से कह दे रहा हूँ कि भारत की आजादी में जितना योगदान पंडित नेहरू का था, जितना योगदान महात्मा गांधी का था, जितना योगदान सुभाष चंद्र बोस जी का था, उतना ही योगदान जिन्ना का था। ये बात मुझे कहने में तनिक भी संकोच नहीं है। किसी को अगर लगता है कि हम जिन्ना परस्त हो गए तो वो महामूर्ख है, और उन महामूर्खों का जवाब देना मुझे नहीं लगता है कि उचित होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात आपने जो सवाल में कही वो बड़ी है।
आपका सवाल क्या था, एक बार मुझे रिपीट कर दीजिए। मुख्यमंत्री जी ने भाषण में कहा अखिलेश जी जो हैं वो जिन्ना की तस्वीर पर ना, उसके अलावा भी अफवाहों की बात। अफवाहों। बीजेपी बड़का झुट्टा पार्टी, बहुत झूठी पार्टी, बहुत जालिम पार्टी। 3 परिभाषाएं मैंने आपको बता दी। बड़का झुट्टा पार्टी, बहुत झूठी पार्टी, बहुत जालिम पार्टी। इन तीनों का ही समावेश है बीजेपी। अच्छा, जालिम शब्द मैंने जानबूझ के कहा है। हाँ। जब आप अपनी पार्टी के नेताओं को दंगे में झोंक देते हो, उसकी मौत हो जाती है। अपने विधायक पे अपने ही कार्यकर्ताओं से हमला करा देते हो, बहुत जालिम पार्टी होती है। अपने कार्यकर्ता से अपने विधायक को सरेआम पुलिस के सामने झापड़ मरवा देते हो, बहुत जालिम लोग ऐसा कर सकते हैं। इसीलिए बहुत जालिम पार्टी है ये, और ये सिर्फ सत्ता की नाव में अपने आप को बैठा के अपनी सवारी करना चाहते हैं, और वही कर रहे हैं आज की डेट में। बच्चों का क्या होगा जो प्रदर्शन कर? देखिए, उन बच्चों को ईश्वर शक्ति दे। ठंड पड़ने लगी, रात को सड़कों पे लेटते हैं, पुलिस की लाठियां खाते हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा और समाजवादी पार्टी का हर व्यक्ति उनकी मदद करेगा, खाने पीने से लेके। अभी पता चला कि एक कोई संस्कृत IAS करके कोई संस्थान है इलाहाबाद में, उन्होंने उन बच्चों को खाने की व्यवस्था करा दी, धरने पे बैठे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया इलाहाबाद में। 69,000 वाले आप लोगों से मिले थे तो लगा दिया गया कि सफाई है। जैसलमेर जो नाकारे लोग होते हैं, जो राजनीतिक दल, निकम्मे राजनीतिक दल होते हैं, वो तुरंत आरोपित कर देते हैं दूसरे पे। वो समाधान की तरफ नहीं जाते हैं, उन नौजवानों के भविष्य की तरफ नहीं जाते हैं। मैं आपको एक टेक्निकल बात बताऊंगा, जो ये लेके आ रहे हैं नियम कानून, उससे नुकसान कितना बड़ा होगा। 3370 पोस्टें दरोगा की 2016 में निकली थी समाजवादी पार्टी के समय। उसकी परीक्षा समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में हुई। उस परीक्षा को कैंसिल कर दिया योगी आदित्यनाथ ने आते ही। ये आरोप लगाया कि ये धांधली करके हुई है। ओके, दोबारा से वैकेंसी निकली और उसको परीक्षा को दोबारा कराया। दोबारा परीक्षा कराई तो उसमें 4 स्टेप रखे गए किसी के सेलेक्ट होने के लिए, दरोगा बनने के लिए। पहला था कि आपको 4 सब्जेक्ट हैं, 4 सब्जेक्ट में 50-50% नंबर लाने हैं। पहला ये उनका शेड्यूल था। तो जो 50% चारों सब्जेक्ट में लाएगा वो सेकंड शेड्यूल में प्रवेश करेगा। उसकी स्क्रूटनी होगी, उसके पत्रों की, उसके डॉक्यूमेंट्स की जांच होगी। नहीं, सेकेंडली शायद मेरे ख्याल से फिर वो उसके लिए एलिजिबल होंगे। हाँ, इसके लिए फिर थर्ड स्टेप था फिजिकल, जो फिजिकल उनको इंटरेस्ट देना था, उसको पास करना था। फिर चौथा नंबर था, जो लोग ये तीनों क्लियर कर लेंगे राउंड, वो चौथे राउंड में जाएंगे, मेरिट बनेगी, उसके आधार पे इंटरव्यू नहीं होना था, बस आपको सेलेक्ट कर लेना था। आपको पता क्या हुआ? 3 स्टेप जिन बच्चों ने, लगभग 3300 बच्चों ने क्लियर किया था, 3200 के करीब बच्चों ने, वो चौथे राउंड में बाहर हो जाते हैं। बाहर हो जाते हैं। वो कौन भरा जाता है? जो पहला ही राउंड नहीं पास किए थे। यही नॉर्मलाइजेशन जो ये रूल लेके आए, उसके तहत उन फेल बच्चों को चौथे राउंड में पास करके और दरोगा बना दिया जाता है। ये उन बच्चों की समस्याएं, वो सुप्रीम कोर्ट तक गए इसको लेकर। इसीलिए वो नॉर्मलाइजेशन का विरोध, नॉर्मलाइजेशन इसीलिए करना चाह रहे हैं ये, कि अगर मेरा RSS का लड़का, बीजेपी के नेता का लड़का फेल हो जाएगा तो उसको नॉर्मलाइजेशन के आधार पे हम उसको सेलेक्ट, वाइल्ड कार्ड एंट्री हो जाएगी। वाइल्ड कार्ड एंट्री ये है मौजूदा सरकार की। अब ये कहानी मुझे इसलिए पता है क्योंकि दरोगा भर्ती वालों ने मुझे बैठ के आधे घंटे ये पूरा समझाया है कि सर हम लोगों की ये समस्या है। मतलब वो पूरे 3200 बच्चे हटा दिए गए 3370 पोस्टों में, जो पास हुए थे, जो जिन्होंने 3 स्टेप क्लियर किए थे। चौथे स्टेप में अपने आप उनको मेरिट के आधार पे आ जाना चाहिए था, और उसमें वो लोग भर्ती किए गए जो पहले स्टेप में फेल हो गए थे। आप सोचो सरकार कौन सा गेम कर रही है। चलिए, उम्मीद की जानी चाहिए कि तमाम ये जो संघर्ष हैं बच्चों के, वो सफल हों, बच्चे जो हैं। इसके लिए मैं एक लाइन अंतिम कहूंगा जी। अब इसमें जस्टिस 2 तरीके से होगा जी। एक तो सरकार चाहे तो जस्टिस कर दे, और दूसरा ईश्वर जस्टिस करेगा। मैं थोड़ा सा किधर से उम्मीद ज्यादा है? नहीं, मुझे ईश्वर की तरफ से ज्यादा लग रहा है। ये सरकार जस्टिस नहीं करेगी। अब ईश्वर ही कुछ करेगा। जैसे भगवान राम ने इनको इतना ज्यादा उन्होंने वहां भ्रष्टाचार कर दिया था कि भगवान राम ने लोकसभा के चुनाव में जस्टिस कर दिया तुरंत। तब से मैं और आस्थावान हो गया
रियल में ये बात मैं अब जनता से कह रहा हूँ, जब से अयोध्या की सीट बीजेपी को भगवान राम ने हराई, तब से मैं और ज्यादा आस्थावान हुआ। मैं मेरा भगवान राम पे आस्था मेरी और दोगुनी हो गई है। इसीलिए मैं तुरंत कसम खाता हूं, क्योंकि कोई गलत कर सकता है, किसी ईश्वर के यहाँ देर हो सकती है, भगवान राम के यहाँ देर नहीं है। आज की हमारी चर्चा में बस इतना ही। आपको हमारी चर्चा कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। आप कमेंट कर सकते हैं, आप किन विषयों पर चर्चा करना चाहते हैं वो भी हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। नमस्कार।